सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार। मैं आपका सूर्यनगरी एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी के एक बेहद ही सरल, सहज और शॉर्ट से शॉर्ट कोर्स करवाने की योजना में मैं आपके साथ लगातार बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की कक्षाएं साझा कर रहा हूं। पिछली कक्षा तक हमने बाल विकास को प्रभावित करने वाले तमाम कारकों पर चर्चा की थी, वंशानुक्रम और वातावरण। इसके अतिरिक्त तमाम प्रकार के जो अन्य जैविक और अन्य अजैविक जो कारक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले, उन पर हमारी चर्चा पूर्ण हो चुकी है। और आगे बढ़ते हुए आज हमारे पास है बाल विकास की अवस्थाओं को शुरू करने का सेशन। इसके अंतर्गत हम बाल विकास की तमाम अवस्थाओं पर चर्चा करते हुए बाल विकास के तमाम आयामों को भी साथ साथ वापस लेंगे, रिपीटेशन करेंगे और वर्तुलाकार विकास के नियम को लागू करते हुए पुनः फ्लैशबैक में जाकर चीज़ों को परमानेंट करेंगे, अच्छे से रिवीजन और याद करेंगे और परीक्षा तक हम कम से कम समय में सिलेबस को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, आज हमारे पास है बाल विकास की अवस्थाएं और गर्भावस्था। दो बातों पर मुख्यतः चर्चा रहेगी। बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं, इन पर विस्तार से हमको बात करनी है और उसके बाद हम जो है एक ही क्लास के अंदर गर्भावस्था को पूरा पढ़ लेंगे। बाल विकास की अवस्थाओं का आरंभ गर्भावस्था से होता है, चूंकि बाल विकास की शुरुआत जो है वो गर्भावस्था से की जाती है। यानी बाल विकास वह विषय है जिसमें बालक का गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो इस दृष्टि से हमारा आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें बाल विकास की अवस्थाओं पर मुख्यतः चर्चा करनी है। दोनों लेवल के, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के सिलेबस के अंदर ये बात समान है। एक ही जैसा सिलेबस है, D2 कॉपी, कुछ खास अंतर है नहीं। बाल विकास की अवस्थाएं कब से कब तक लेकर, तो हालांकि बाल विकास जो है जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर, जन्म से नहीं सॉरी, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। निरंतर परिवर्तनों की एक उत्तरोत्तर श्रृंखला के रूप में बाल विकास जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन जिस उद्देश्य से हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, उस उद्देश्य से सिर्फ और सिर्फ जब तक बच्चा स्कूल में रहता है तब तक के अधिगम को हमें करना है, तब तक की उनकी बातों को, उनकी विशेषताओं को और विकास को समझना होता है। इसलिए जीवन पर्यंत पूरे विकास को अगर अवस्थाओं में बांटा जाए तो पूरी अवस्थाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन बाल विकास की दृष्टि से जितनी आवश्यकता शिक्षकों को होती है बालकों को समझने की, उस दृष्टि से सिर्फ विद्यालय आयु तक हम पढ़ेंगे और यहीं से सवाल बनते हैं और जहां तक प्रश्न बनते हैं सिर्फ वहीं तक हमको पढ़ना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य शॉर्ट से शॉर्ट समय में सिलेबस को करना है। विद्यालय आयु का अर्थ हुआ जब तक कि 12वीं उत्तीर्ण कर ले, कक्षा 1 से या फिर 1 से पहले। नई शिक्षा नीति के अनुसार बालक अब सीधे कक्षा 1 से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कक्षा 1 से पहले ही उनको 3 वर्ष की आयु से विद्यालय भेजना होगा, जो कि पहले से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में और केजी प्रेप वगैरह सिस्टम जहाँ होता है वहाँ पर 3 वर्ष के बच्चे स्कूल पहुँच जाते हैं। तो बाल विकास की कितनी अवस्थाओं की हम चर्चा करेंगे, तो सामान्यतः बाल विकास की 5 अवस्थाएं मानी गई है। सामान्यतः जो सर्वमान्य मत है उसमें 5 अवस्थाएं, जिसमें गर्भावस्था शामिल है। चूंकि बाल विकास जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है, गर्भकाल से शुरू हो जाता है, इसलिए हमारे पास गर्भावस्था भी अवस्थाओं के अंतर्गत शामिल है। और इसके अतिरिक्त अन्य अवस्थाएं जो है बढ़ती उम्र के साथ हम देखते हैं। अवस्थाओं को पढ़ना क्या है, तो 5 अवस्थाएं बाल विकास का वर्गीकरण है। बाल विकास का वर्गीकरण, अगर कभी इस प्रकार का प्रश्न घूमता फिरता पूछ लिया जाए कि बाल विकास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है या
कितने टुकड़ों में इसको बांटा गया, कितने अंश है बाल विकास के, तो वहां पर फिर हमको अवस्थाओं का जिक्र करना चाहिए कि अवस्थाएं बढ़ती हुई उम्र के साथ बाल विकास को कई हिस्सों में बांटते हुए पढ़ना होता है। क्योंकि विकास जो है, विकास क्रम के अंदर एक रूपता होती है, लेकिन प्रत्येक आयु या प्रत्येक अवस्था के अंदर बालक की विकासात्मक विशेषताएं अलग अलग होती है, जो कि हम अवस्थाओं के साथ पढ़ने ही वाले हैं। कि जन्म के तुरंत बाद नवजात होता है और नवजात की विशेषताएं शैशवावस्था के अंत तक जो रहती है, उससे आगे की बाल्यावस्था की विशेषताएं शैशवावस्था से अलग हो जाती है। और फिर बाल्यावस्था के बाद जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तब उसकी मानसिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक तमाम प्रकार की विशेषताओं में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। तो उस दृष्टि से हमको बाल विकास की अवस्थाओं को विकासात्मक प्रत्ययों को ध्यान में रखते हुए देखना है। तो बढ़ते हम अवस्थाओं की तरफ कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं मानी गई है और प्रत्येक अवस्था को हम किस तरह समझ सकते हैं। पहले हम देखते हैं सामान्य वर्गीकरण। सामान्य या सर्वमान्य, सर्वमान्य वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? अवस्थाओं का, बाल विकास की अवस्थाओं का सामान्य वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अंतर्गत अवस्थाएं मानी गई है 5। पहला प्रश्न तो बुनियादी यहां से कि बाल विकास के सामान्य वर्गीकरण में कितनी अवस्थाएं बताई गई है, तो साथियों ये अवस्थाएं रहेगी 5। फिर हमारे स्तर की परीक्षाओं में दूसरे प्रश्न बनते हैं कि बाल विकास की 5 अवस्थाएं होती कौन सी है, तो इसको हम कवर करते हैं। पहली अवस्था होती है गर्भावस्था। जब निषेचन से लेकर, युग्मनज से लेकर बढ़ती हुई आयु के बढ़ते हुए विकास के साथ जब तक बच्चा 9 माह के बाद जन्म लेता है, तब तक माता के गर्भ में रहने का जो उसका काल है, उसको कहते हैं गर्भावस्था। जन्म के तुरंत बाद जो आयु शुरू होती है सामान्य वर्गीकरण के अनुसार, उसको कहते हैं शैशवावस्था या फिर शैशव। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं, इनफेंसी। हालांकि गर्भावस्था के लिए अंग्रेजी शब्द प्रेगनेंसी यूज होता है, प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जब माता के गर्भ में बच्चा होता है, प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग, उस टाइप का गर्भावस्था। नंबर 3 शैशवावस्था के बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद नंबर 4 किशोरावस्था। किशोरावस्था, और फिर आ जाती है किशोरावस्था के बाद नंबर 5 परिपक्वावस्था। परिपक्वावस्था या फिर इसको प्रौढ़ावस्था भी कह सकते हैं, किशोरावस्था से आगे। बाल्यावस्था के लिए अंग्रेजी शब्द चाइल्डहुड यूज होता है, चाइल्डहुड। चाइल्ड या चिल्ड्रन बच्चों के लिए प्रयोग होते हैं शब्द, और चाइल्डहुड का मतलब है बाल्यावस्था। किशोरावस्था को कहते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस पुस्तक जो है वो किशोरावस्था के विकासों को स्पष्ट करते हुए जो है स्टैनली हॉल के द्वारा लिखी गई, जिसका जिक्र हमारी पूर्व की कक्षा में हुआ है। एडोलसेंस एडोलसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यहां से कभी कभी यह प्रश्न भी बना है कि कौन सी अवस्था है जिसका लक्ष्य परिपक्व होना है, यानी बाल विकास की वह अवस्था जिसके अंतर्गत विकसित होता हुआ बालक परिपक्वावस्था तक पहुंचना स्वयं का टारगेट रखता है, लक्ष्य रखता है, तो वो अवस्था होती है किशोरावस्था। और फिर आ जाती है एज ऑफ मैच्यूरेशन। एज ऑफ मैच्यूरेशन, और मैच्यूरेशन एज को कहते हैं परिपक्वावस्था। परिपक्वावस्था के अंतर्गत और भी बहुत सारे हिस्से किए जा सकते हैं। जैसे परिपक्वावस्था के बाद आती है पूर्व प्रौढ़ावस्था, यानी कि परिपक्वावस्था यौवन है, जवानी है, और इसके बाद आती है पूर्व प्रौढ़ावस्था, यानी बूढ़ा नहीं है न ही जवान है, उस अवस्था को पूर्व प्रौढ़ावस्था। फिर आती है प्रौढ़ावस्था, उसके बाद उत्तर प्रौढ़ावस्था, और फिर आती है वृद्धावस्था। तो वो तमाम अवस्थाएं हमारे जो स्कूली बालक होते हैं उनके विकास से संबंधित नहीं है, अतः सामान्य वर्गीकरण के अंदर इन्हीं अवस्थाओं को शामिल किया गया। अब हम इनकी उम्र को देखते हैं, और लिखने के साथ आप इनके नाम और आयु वर्ग को याद रख लेंगे।
गर्भावस्था कब से कब तक चलती है? तो युग्मनज युग्मनज बनने यानी कि गर्भ धारण से 9 माह तक, जब तक कि बच्चा जन्म ले ले तब तक की आयु को कहते हैं गर्भावस्था। गर्भाधान से लेकर, युग्मनज बनने का मतलब गर्भाधान होना, निश्चित जो कोष होते हैं उनका मिलकर संयुक्त कोष का निर्माण करना। और शैशवावस्था कब से कब तक चलती है? जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। फिलहाल आपको इस वर्गीकरण को अच्छे से याद रखना है कि जन्म से 5 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। ये सामान्य और आदर्श वर्गीकरण है जिसको सभी ने स्वीकार किया है और यही आधारित, मूलभूत और सबसे विश्वसनीय वर्गीकरण है। फिर आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से लेकर 12 वर्ष। जब बालक 6 से 12 वर्ष की उम्र से गुजरता है तो इस उम्र को कहते हैं बाल्यावस्था। फिर आती किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु होती है 12-13 से 19 वर्ष तक, 13 से 19 वर्ष तक। 13 में टीन लगता है, 13 to 19, इस वजह से किशोरावस्था को टीन एज भी कहते हैं। टीन एज, टीन एज कहे जाने का मतलब शायद आप समझ गए कि 11 के बाद 13 आता है, वहां से लेकर 19 तक चलता है, तो इस वजह से किशोरावस्था को टीन एज कहते हैं। अंतिम है मैच्योरेशन की अवस्था या परिपक्वावस्था। इसको सामान्यतः ये कह सकते हैं 20 वर्ष से आगे, 20 वर्ष से आगे। मृत्यु पर्यंत व्यक्ति परिपक्व होता जाता है। तमाम अवस्थाएं इसके बाद की जितनी भी है सब परिपक्वावस्था के अंतर्गत आती है। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार हमारे सामने हुई ये अवस्थाएं। गर्भावस्था, शैशवावस्था, सामान्य वर्गीकरण में इसको 5 वर्ष तक ही मानना है हर हाल में। और फिर आती बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, टीन एज 13 to 19, और फिर परिपक्वावस्था 20 वर्ष से आगे। ये सामान्य वर्गीकरण आपको अच्छे से याद रख लेना है। और ये याद होने के बाद इससे आगे जो बात बताता हूं वो इससे आगे आपको ध्यान रखनी है। वो कौन सी बात है? तो उसको लिखता हूं कि बाल्यावस्था को 2 और हिस्सों में बांटा जाता है। इसको भी सामान्य वर्गीकरण में अब शामिल कर लिया गया है। ये अवस्था है पूर्व बाल्यकाल, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के 2 हिस्से कर दिए गए। चूंकि बाल्यावस्था के इस लंबे काल के अंदर दोनों स्टेट में, बाल्यावस्था के पहले के वर्षों में और बाद के वर्षों में बालक अलग प्रकार की विकासात्मक विशेषताएं दर्शाते हैं, उस कारण इस अवस्था को 2 हिस्सों में बांटा गया। और पूर्व बाल्यावस्था का समय किशोरावस्था के शैशवावस्था के अंदर चला जाता है और इस आयु को माना गया है 3 से 6 वर्ष। बढ़िया से जमा जमा के रट्टा मारना यहाँ पर कि पूर्व बाल्यावस्था कब से कब रहती है? 3 से 6 वर्ष तक। पहले जो हमने मत पढ़ा है कि शैशवावस्था की आयु रहती है जन्म से 5 वर्ष। अब अगर पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष तक मानेंगे तब शैशवावस्था कहाँ चली जाएगी? शैशवावस्था 2 वर्ष तक रह जाएगी। इसका कारण क्या है? इस प्रकार का उपविभाजन और हो जाने का इसका कारण हम इससे आगे व्यक्तिगत वर्गीकरण पढ़ेंगे अवस्थाओं का, उसमें समझ में आएगा। श्रीमती हरलॉक, जिनका नाम बार बार आया है, उन्होंने जो बाल विकास का वर्गीकरण किया, व्यक्तिगत वर्गीकरणों के अनुसार हरलॉक का वर्गीकरण सर्वाधिक विश्वसनीय है। और उन्होंने जो है बाल्यावस्था के 2 हिस्से किए और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष बताई और उत्तर बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक बताई। 6 से 12 वर्ष। जब हम इस मत को लागू करेंगे तब शैशवावस्था हो जाएगी जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। लेकिन ये बाद की बात है। पहले पहले धरातल पर आपको जितनी पहले लिख रखी उतनी अवस्थाएं याद रखनी है। इससे आगे के जितने भी बदलाव है हम इनको पढ़ते रहेंगे। गर्भावस्था 9 माह तक, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष या 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष, और उसके बाद की आयु जितनी भी है पूरी की पूरी आ जाती है परिपक्वावस्था के अंदर। फिर और क्या चीज है? किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है जिसको हम आगे देखेंगे, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की आयु मानी जाती है 14-15 से लेकर 17 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था को बांटते हैं
18 से 20 वर्ष में। हालांकि यहाँ पर हमने 19 वर्ष में किशोरावस्था की आयु खत्म कर दी है, लेकिन किशोरावस्था को आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से भी विभाजित किया गया कि भाई किशोरावस्था का भी एक हिस्सा नहीं है, किशोरावस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। तो जब बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों को उत्तर अवस्था और पूर्व अवस्था में बांटेंगे, तब इनके वर्षों का दायरा चेंज हो जाएगा। और मूलतः जो मैंने लाल रंग और काले रंग से लिख रखा है, उसको आपको मूल विभाजन मानना है। सरल सरल विभाजन है और मूल विभाजन है। अगर ये बातें जो पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था की उम्र को यहां पर लिखना अगर आपको कंफ्यूज करता है, तो इसको यहां पर हटा हुआ मान लो। आप सिर्फ और सिर्फ लाल और काले रंग से लिखी हुई सामान्य अवस्थाओं को यहां पर समझो। फिर आगे हम व्यक्तिगत वर्गीकरणों के अंदर उत्तर पूर्व बाल्यावस्थाओं के क्यों वर्गीकरण हुए इसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं आगे साथियों। पांचों अवस्थाएं आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि इससे आगे व्यक्तिगत वर्गीकरणों के अनुसार एक वर्गीकरण है जिसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, हरलॉक का अवस्था वर्गीकरण। हरलॉक का अवस्था वर्गीकरण। श्रीमती हरलॉक ने बाल विकास पर बहुत ही अधिक कार्य किया है। शायद ही कोई सेशन ऐसा बीता हो पहले जिसमें हरलॉक का नाम नहीं आया हो। हरलॉक और क्रो ऑन क्रो, हरलॉक क्रो एंड क्रो के नाम बार बार आते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा परिवर्तन करने वाले कार्य बाल विकास के क्षेत्र में किए हैं। अब हरलॉक का वर्गीकरण क्यों पढ़ रहे हैं? हम व्यक्तित्व वर्गीकरणों के अंदर केवल एक ही वर्गीकरण पढ़ेंगे, बाकी वाले व्यक्तियों के अलग अलग कॉलशनी का, कोल महोदय का, रोस का, जोन्स का किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हरलॉक का वर्गीकरण पढ़ेंगे क्योंकि यह व्यक्तिगत वर्गीकरणों में सर्वाधिक मान्य है। हरलॉक का वर्गीकरण व्यक्तिगत वर्गीकरणों में सर्वाधिक मान्य, इसको सबने एक्सेप्ट किया है और इसको व्यक्तिगत वर्गीकरणों में मान्य किया है। जबकि सबसे अधिक मान्य वर्गीकरण कौन सा है? वह है सामान्य वर्गीकरण। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अलग बाल मनोवैज्ञानिक का नाम दिए बिना अगर अवस्था वर्गीकरण की बात करें तो फिर वही सामान्य वर्गीकरण रहेगा जो पिछली पीपीटी के अंदर हमने ब्लैक एंड रेड कलर से लिखा है, वही अंतिम वर्गीकरण है। अब हरलॉक ने वर्गीकरण के अंदर कितनी अवस्थाएं दी है, इसके संबंध में भी भिन्न भिन्न मत है। कहीं पर 8 आती है, कहीं पर 11 अवस्थाएं आती है और कहीं पर 12 आती है। अब कोई विद्यार्थी अगर मेरा मत पूछे और मुझसे कहे कि कौन सी अवस्थाएं हमें माननी चाहिए, तो मेरा मत है 8 अवस्थाएं। आपने जहां पर भी जितनी भी अवस्थाएं देखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 अवस्थाएं जो है बाल्यावस्था के, बाल्य विकास के अंदर या बाल विकास के अंतर्गत हमको यहां से पढ़ लेनी है। इसके आगे की अवस्थाएं हरलॉक ने अगर दी है तो वो हमारे बाल विकास के शिक्षा शास्त्र के दायरे से काम की नहीं है और ना हमको पढ़ना है। हरलॉक के वर्गीकरण को आपको उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना सामान्य वर्गीकरण को देते हैं, क्योंकि हरलॉक के वर्गीकरण को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था का भी हमारा जो कंफ्यूजन है उसको भी हम खत्म कर देंगे, उसको भी हम पूरी तरह से समझ पाएंगे। फोन अटेंड करना सर। चलो समझते हैं हम हरलॉक के द्वारा बताई गई अवस्थाओं को। श्रीमती हरलॉक ने 8 अवस्थाएं जो दी है, सबसे पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई। हरलॉक के द्वारा बताई गई पहली अवस्था है शैशव। शैशव के बाद आती है बचपनावस्था। बचपनावस्था। बचपनावस्था के बाद आती है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था। इसको आप परत दर परत दिमाग में यहीं से सेट करते जाइए कि सबसे पहले शैशव, फिर बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। फिर उत्तर बाल्यावस्था के बाद एक विशेष उम्र आती है वय संधि काल। वय संधि काल। वय संधि काल है, ये संधि करता है, कैसे करता है हम समझेंगे अभी। 6 नंबर लिखे आप पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था,
फिर 7 नंबर आप मानेंगे उत्तर किशोरावस्था, और अंतिम अवस्था रहती है हरलॉक के अनुसार प्रौढ़ावस्था या परिपक्वावस्था। प्रौढ़ावस्था के बाद हरलॉक मध्यावस्था और वृद्धावस्था जैसी अन्य अवस्थाओं का भी जिक्र करती हैं, लेकिन उनकी संख्याएं फिक्स नहीं है। हम जिन अवस्थाओं को पढ़ेंगे इस वर्गीकरण में मात्र 8 अवस्थाएं पढ़नी है। 8 के अतिरिक्त कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, और यहीं से अगर कोई सवाल पड़ता है तो हमारा सवाल 100% सही होगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अब देखिए प्रत्येक अवस्था का काल हरलॉक ने किस प्रकार बताया। इस वर्गीकरण से हम अच्छे से समझ जाएंगे कि क्यों पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था उत्तर किशोरावस्था का कंफ्यूजन हमारे सामने रहता है। शैशवावस्था जो है श्रीमती हरलॉक ने बताई है जन्म से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह है यहां पर, यानी 14 से 15 दिन। बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है। इस आयु के अंदर जो नवजात होता है उसका व्यवहार इसके बाद के दिनों के अनुसार बहुत ज्यादा बदल चुका होता है, इसलिए शायद हरलॉक ने ज्यादा माइक्रो क्लासिफिकेशन किया है। जन्म से 2 सप्ताह, फिर बचपनावस्था की शुरुआत होती है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। हरलॉक के अनुसार, सामान्य वर्गीकरण के अनुसार यहां बातें अलग थी, बचपनावस्था थी नहीं। अब अगर देखें कि सामान्य वर्गीकरण के अनुसार क्या ये दोनों आयु शैशवावस्था में आती है, तो बिल्कुल सामान्य वर्गीकरण के अनुसार दोनों आयु शैशवावस्था में आती है। फिर बाल्यावस्था की आयु क्या रहती है हरलॉक के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष से 6 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष पूर्व विद्यालय आयु है प्राक-टोली अवस्था, 3 वर्ष से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष। अब सामान्य वर्गीकरण के अनुसार हरलॉक की ये दोनों अवस्थाएं जब घुसा दें या इनको उसके अंदर मान लिया जाए तब बाल्यावस्था 2 हिस्सों में बढ़ जाती। क्योंकि मैंने आपको बताया है व्यक्तिगत वर्गीकरणों के अनुसार सबसे अधिक मान्य मत किसका है, हरलॉक का मत है। इसलिए यहां की अवस्थाओं का वर्गीकरण कभी कभार सामान्य वर्गीकरण को प्रभावित कर देता है, इसलिए हमें इनकी ये आयु सीमाएं भी ध्यान रखनी होगी, रटकर याद करनी होगी। अब बीच में थोड़ी विशेष रह जाती है वय संधि काल, इसकी आयु सीमा रहती है 12 से 14 वर्ष। वय संधि काल का मतलब है जब 2 उम्र के बीच में संधि हो, यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में हरलॉक ने एक ऐसा समय बताया है जब वय, वय का मतलब होता है उम्र, वय का अर्थ होता है उम्र या आयु, जब 2 उम्रों के बीच में संधि होती है तो वही वय संधि काल कहलाता है, और यहां पर उम्रों के बीच में संधि या जुड़ाव होता है। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था की आयु रहती है 15 से 17 वर्ष, 15 से 17 वर्ष, 15 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था की आयु हरलॉक ने बताई है 18 से 21 वर्ष। हालांकि सामान्य वर्गीकरण में किशोरावस्था 18-19 वर्ष में समाप्त हो जाती है, लेकिन हरलॉक के वर्गीकरण में 18 से 21 वर्ष जो है बाल्यावस्था उत्तर किशोरावस्था की आयु बताइए, और प्रौढ़ावस्था बताई है 21 वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद। अब आप देखिए हरलॉक के अवस्था वर्गीकरण के अंदर जो नोटेबल पॉइंट है उनको मैं आपको फिर से समझा देता हूं एक बार कि कौन कौन सी बातें हरलॉक के वर्गीकरण में ज्यादा ध्यान देने योग्य है। पहली शैशवावस्था के अंदर 2 सप्ताह में शैशवावस्था खत्म हो जाती है, ऐसा हरलॉक कहती है। तो फिर 5 वर्ष की अन्य अवस्थाओं को किन भागों में बांटा, तो अगर सामान्य वर्गीकरण से इसकी तुलना करें तो पहले की तीनों अवस्थाएं सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से शैशवावस्था में आ जाती है, तीनों की तीनों अवस्थाएं शैशव में आ जाती है। फिर उत्तर बाल्यावस्था वय संधि काल मिलाकर दोनों अवस्थाएं किस में आ जाती है, बाल्यावस्था के अंदर सामान्य वर्गीकरण के अनुसार। और फिर किशोरावस्था का समय जो पूरा है किशोर रहता ही है, और प्रौढ़ावस्था का मतलब है किशोरावस्था के बाद जितनी भी अवस्थाएं आती है जिसमें आदमी या बालक उम्र के साथ साथ परिपक्वता प्राप्त करता रहता है, तो उसका अपना अलग ही मामला है। सामान्य वर्गीकरण से हरलॉक के वर्गीकरण की तुलना करना और दोनों के वर्गीकरण को अलग अलग बढ़िया से याद रख लेना है आपको,
इसके अलावा रीट के विद्यार्थियों को कॉलसनिक हो, कॉल महोदय हो, जॉन्स हो, किसी के द्वारा किए गए वर्गीकरण की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां से ऐसे सवाल कभी बने हुए देखे नहीं है हमारी परीक्षाओं में, और ना ही सवाल बनते हैं। हरलॉग का वर्गीकरण हमको इसलिए समझना है क्योंकि ये वर्गीकरण कई बार सामान्य वर्गीकरण को प्रभावित कर देता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि बाल्यावस्था के दो टुकड़े क्यों हुए, किशोर अवस्था के दो हिस्से क्यों किए गए, इसके बारे में किसका मत रखना है अपने को, हरलॉग का। अब प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं क्या है वो तो हम आगे प्रत्येक बाल विकास की अवस्था को पढ़ते हुए समझने वाले ही हैं। अब तक का जो वर्गीकरण है इसको आपको बढ़िया से रटकर दोनों को अलग अलग याद रखना है। सबसे पहले आपको सामान्य वर्गीकरण की आयु ध्यान रखनी है, उसके बाद पूरी समझ के साथ हरलॉग का जो वर्गीकरण है उसको सम्मान देते हुए पढ़ना है। दो तो आपको हर हाल में याद रखने ही होंगे कि किस अवस्था की आयु सीमा कितनी होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बाल विकास की पहली अवस्था लेते हैं। बाल विकास क्रम में अवस्थाओं को जितने हिस्सों में बांटा है उसमें सबसे पहली अवस्था जो हमको पढ़नी है वो अवस्था है गर्भावस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भावस्था पांच अवस्थाएं सामान्य वर्गीकरण में जो है उसमें से पहली होती है गर्भावस्था। गर्भ से ही चूंकि बाल विकास प्रारंभ हो जाता है इसलिए हमको बाल्यावस्था गर्भावस्था से भी पढ़ना जरूरी है। अब गर्भावस्था रहती कब तक है, सबसे पहले आयु सीमा तो गर्भ धारण से 9 माह तक, 9 माह तक या 270 दिन, या अगर सप्ताह पूछा जाए तो भी वो आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि 9 महीने के अंदर कितने सप्ताह बनेंगे, 270 दिन में कितने सप्ताह बनेंगे। 7 का भाग देकर देख सकते हैं कि एक महीने में 7 सप्ताह होते हैं, तो 63 या 64 सप्ताह के अंदर मनुष्य का जो है गर्भकाल पूर्ण होता है। एक चीज आपको इसके अंदर और ध्यान रख लेनी है, मनुष्य का या मानव का सामान्य गर्भकाल, मानव का सामान्य गर्भकाल कितने समय का होता है, फिर उत्तर वही है 9 माह या 270 दिन। क्या मानव का बच्चा सिर्फ इतने फिक्स दिनों के बाद जन्म लेता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार 9 माह से पहले भी बच्चे जन्म ले लेते हैं तो वेंटिलेटर पे रखकर उनको जीवित रखा जा सकता है। 7वें या 8वें महीने के अंदर अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो फिर उसको जीवित रखा जा सकता है। और कभी कभार किसी बच्चे का जन्म 9 माह या 270 दिन से आगे निकलते हुए 280 दिन में हो जाता है तो वो भी कोई असामान्य बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है। लेकिन ये जो औसत पैमाना है इसको हमें याद रखना है कि 9 माह मनुष्य का गर्भकाल होता है, जो कि बात सामान्यतः सबको पता होती है, और 270 दिन इसको दिनों के हिसाब से बांट सकते हैं। अब गर्भावस्था को पढ़ने के लिए, इसमें होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों को समझने के लिए एक चीज यहां से आपको अलग याद रखनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है, यहां से हमारा अध्ययन शुरू होता है। गर्भावस्था को 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया। गर्भावस्था को 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया, 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया। बहुत महत्वपूर्ण है तीनों की तीनों उप अवस्थाएं, और इन्हीं अवस्थाओं के अंदर क्रम से होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको पढ़कर हमारा अधिगम जो है अवस्थाओं के संबंध में पूरा हो जाता है। तो देखते हैं तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। एक गर्भस्थ शिशु 3 अवस्थाओं में 3 स्टेप में अपना विकास पूर्ण करता है। वो अवस्था पहली होती है बीजावस्था। बीजावस्था, बीजावस्था का मतलब है जब एक शिशु बीज के रूप में मां के गर्भ में विकास शुरू करता है। उसके बाद आती है पिंडावस्था या भ्रूणावस्था, जब मानव युग्मनज से भ्रूण बन जाता है उसको कहते हैं भ्रूणावस्था। और नंबर 3 पे जो उप अवस्था आती है वो आती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भावस्था की तीसरी उप अवस्था के अंदर जाकर मानव का जो बच्चा है शिशु के रूप में जाना जाता है। उससे पहले उसको भ्रूण कहते हैं और भ्रूण से पहले उसको बीज कहते हैं। अब वर्गीकरण के अनुसार इन तीनों की आयु क्या मानी गई है, तो उस आयु को भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि जन्म से 1 सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक, 14-15 दिन का जब तक बच्चा होता है तब तक की जो अवस्था उसको बीजावस्था कहते हैं।
जन्म से, जन्म क्या, सॉरी, गर्भ धारण, गर्भ धारण। गर्भ धारण का अर्थ हुआ जब निषेचन होता है, पितृकोश और मातृकोश मिलकर संयुक्त कोश का निर्माण जिस समय से शुरू करते हैं उसको कहते हैं निषेचन होना या संयुक्त कोश का निर्माण होना। और ये रहता है गर्भ धारण से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह। उप अवस्थाओं का वर्गीकरण फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, रटकर याद करना है। भ्रूणावस्था कब तक रहती है, तो 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक। ये वो दिन होते हैं जब मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह दिखने लगता है। भ्रूणावस्था के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण सभी प्रकार के प्राणियों के अगर देखे जाएं तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्राणी, जिनके भी प्राणियों का बच्चा है उनकी पहचान वहां से हो सकती है। और फिर रहता है तीसरी अवस्था जो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये 2 माह से 9 माह, 2 माह से 9 माह। ये गर्भावस्था की 3 उप अवस्थाएं हैं जिनके अंदर बच्चे का क्रमशः शारीरिक विकास और शरीर के अंग प्रत्यंगों का अलग अलग हिस्सों में विकास होता है। यहाँ की विकासात्मक विशेषताओं से सीधे प्रश्न आज तक बने हैं पहले और भविष्य में भी बनने की पूरी संभावना है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रत्येक अवस्था को, उप अवस्था को अलग अलग लेकर पढ़ते हैं कि भ्रूण के दौरान या गर्भस्थ शिशु की एक के बाद एक आयु के अंदर ये जो उप अवस्थाएं हैं इनमें कौन कौन से विकासात्मक परिवर्तन होते हैं, देखते हैं। उप अवस्थाओं में पहली अवस्था लेता हूं मैं, गर्भावस्था की 3 उप अवस्था और 3 उप अवस्थाओं में से पहली अवस्था जिसका नाम है बीजावस्था। बीजावस्था जब मानव बीज के रूप में होता है, इसको डिंबावस्था भी कहते हैं, डिंबावस्था। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि ओवम को डिंब कहते हैं। ओवम जो होता है मातृकोश, उसके लिए डिंब शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे निषेचन जब स्पर्म और ओवम का होता है तो शुरुआती अवस्था को कहते हैं डिंबावस्था या फिर इसको कहते हैं रोपण अवस्था, रोपण अवस्था। इन तीनों नामों से पहली उप अवस्था को जाना जाता है गर्भावस्था की। और इस अवस्था की आयु सीमा हमने पहले लिख रखी, कितनी होती है, 2 सप्ताह तक। कब से 2 सप्ताह, गर्भाधान से। गर्भाधान, गर्भाधान का मतलब है जब से निषेचन हुआ है, जब से निषेचित हुआ है बच्चा, जब से जाइगोट का निर्माण हुआ है, उस अवस्था को हम कहते हैं गर्भाधान। गर्भाधान हो जाने के 2 सप्ताह तक की यानी कि 14-15 दिन तक का जो टाइम होता है उसमें भ्रूण जो है, मनुष्य का बच्चा जो है बीज अवस्था में रहता है, बीजावस्था में रहता है। इसमें कैसे विकास होता है, 10 दिवस तक, 10 दिवस तक डिंब या जाइगोट। हालांकि डिंब सिर्फ मातृकोश के लिए आता है, क्योंकि पितृकोश जो होता है मातृकोश के बाहर का जो शेल होता है उसको तोड़कर अंदर प्रवेश करता है, तो बाहर का जो आकार है पूरी तरह से भौतिक रूप से डिंबी रहता है, इसलिए इसको डिंब या जाइगोट कहा है। हालांकि जाइगोट को युग्मनज कहते हैं, युग्मनज। संयुक्त कोश ये एक कोशिकी होता है और इसी एक कोशिका से मानव जीवन का प्रारंभ होता है। 10 दिन तक डिंब या युग्मनज गर्भाशय में तैरता रहता है, यानी निश्चित ठिकाना नहीं होता, गर्भाशय में इधर उधर तैरता रहता है, में तैरता रहता है। और उसके बाद इसका क्या होता है, तो उसके बाद गर्भाशय की दीवार से चिपकता है, गर्भाशय की दीवार से चिपकता है, चिपक जाता है। नगण्य होता है, बहुत छोटा आकार होता है, खुली आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के इसको देखा ही नहीं जा सकता, किसी मेडिसिन टेक्निक के बिना इसको हम सीधी आंखों से तो देख ही नहीं सकते। यहां से प्रश्न बनता है कि मानव जीवन का जो शुरुआती हिस्सा होता है, शुरुआती जो युग्मनज होता है, इसको किन नामों से जाना जाता है, तो एक तो जाइगोट, एक युग्मनज कहते हैं, एक इसको संयुक्त कोश कहते हैं, संयुक्त कोश, और एक इसको कहते हैं युक्ता। इन 4 शब्दों का प्रयोग इसके लिए होता है, जाइगोट, युग्मनज, संयुक्त कोश और युक्ता। इन चारों शब्दों का संबंध
गर्भावस्था के अंतर्गत पहली उप अवस्था बीजावस्था के अंदर होता है। अब जब 10 दिन के बाद बीज गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, यहां आहार मिलना प्राप्त होता है। 10 दिन तक बिना आहार के रहता है युग्मनज, और उसके बाद उसको आहार प्राप्त होना शुरू होता है। आहार प्राप्त होने लगता है। शुरुआती आहार जो है गर्भाशय की दीवार से ही मिलता है। बाद की जो अवस्था हम पढ़ेंगे इससे अगली डिंबावस्था, पिंडावस्था, सॉरी, भ्रूणावस्था या पिंडावस्था, उस अवस्था में प्लेसेंटा डेवलप होता है। प्लेसेंटा वो नली होती है जिसको गर्भनाल कहते हैं, और इस नाल के द्वारा बच्चे जो हैं अपनी मां के शरीर से जुड़ाव बनाते हुए पोषण प्राप्त करते हैं, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। अब इस अवस्था की क्या विशेषताएं शेष रही है, तो ये हो गया है हमारा, इसको यहां से आप याद रख लेंगे। और ये जो अवस्था है बीजावस्था, इसके और क्या नाम क्या किए जा सकते हैं, जैसे निषेचन की अवस्था कह सकते हैं। निषेचन अवस्था, क्योंकि आप सभी समझते हैं बायोलॉजी के अंदर गर्भधारण का शुरुआत निषेचन से होता है। इसके अलावा जीवन का आरंभ यहीं से होता है, या फिर संयुक्त कोश की अवस्था, संयुक्त कोश निर्माण की आयु कह सकते हैं। संयुक्त कोश निर्माण, या इस अवस्था के लिए सिर्फ एक शब्द आ सकता है, जाइगोट। यहां से अगर किसी भी टाइप के शब्द का उपयोग होता है तो बहुत बढ़िया सवाल बनता है, ऐसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। मेरे ख्याल से आपको पहली उप अवस्था समझ में आई होगी। अब 2 माह से आगे, 2 सप्ताह से आगे जो है बाल विकास में कौन कौन सी बातें बदलती है, उसको मैं अगली स्लाइड पर लेता हूं। नंबर 2, गर्भावस्था की दूसरी उप अवस्था रहती है भ्रूणावस्था, जिसमें मानव का बच्चा भ्रूण बन जाता है। और भ्रूण वो अवस्था होती है जब किसी भी प्राणी के बच्चे की यानी शिशु की पहचान हो जाती है कि वो किस प्रकार के प्राणी का बच्चा है। उससे पहले उसकी पहचान संभव नहीं होती है। भ्रूणावस्था को दूसरा नाम लिखते हैं पिंडावस्था। पिंडावस्था यानी अब जो है भ्रूण किस में बदल चुका है, एक पिंड में बदल चुका है। जो बीज था वो भ्रूण में बदल गया, और जो डिंब शब्द था वो पिंड में बदल गया। यानी अब वो एक शरीर बन गया है जिसको हम पहचान सकते हैं। इस अवस्था की सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी विशेषता क्या है, पहले आयु लिख देते हैं। 2 सप्ताह से 2 माह तक ये समय बच्चे के शरीर के आकार लेने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था का उपनाम है भ्रूणावस्था। इस अवस्था में मानव शिशु या अन्य प्राणियों के शिशु जो होते हैं उनकी आयु अलग हो जाएगी हालांकि, लेकिन रहते क्या है, सभी भ्रूण रहते हैं और उनकी पहचान उस प्राणी के हिसाब से होने लगती है। इस अवस्था की पहली और सबसे खास विशेषता यह है कि मानव भ्रूण की पहचान होने लगती है। मानव भ्रूण की पहचान होने लगती है, होने लगती है। मानव की शक्ल ले लेता है भ्रूण, मानव की शक्ल ले लेता है, पहचाना जा सकता है कि यह भ्रूण किस प्राणी का है। मनुष्य के भ्रूण के रूप में उसकी पहचान की जा सकती है। फिर इस अवस्था में भ्रूण का जो आकार होता है, आकार से भी प्रश्न बनता है कि भ्रूण कैसा दिखता है। भ्रूण पिन के हेड जैसा दिखता है। पिन का हेड, पिन के हेड कैसे होते हैं, मान लो कि कोई ऑल पिन है और उसका ऊपर का जो माथा होता है, सिर, इस प्रकार से ऑल पिन होती है ऐसे। तो इस अवस्था के अंदर जो मानव का भ्रूण होता है वो इस टाइप का दिखने लगता है, पिन के हेड के समान। ये सिर है और ये बाकी वाला हिस्सा है। विकास क्रम के सिद्धांतों के अंदर हमने विकास की दिशा का नियम पढ़ा था कि बाल विकास की दिशा है सिर से पैर की ओर। देखिए ये दिशा जन्म से पूर्व निर्धारित हो जाती है। भ्रूण पिन के हेड के समान दिखता है, यानी सबसे पहले सिर विकसित हो चुका होता है गर्भ के अंदर, और उसके बाद अंग प्रत्यंग कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सीधा सीधा शरीर दिख रहा है। जिसके बाद इस अवस्था में यानी कि भ्रूणावस्था के 2 माह तक सभी अंग प्रत्यंग एक के बाद धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। तो पिन के हेड के समान आकार किस अवस्था में रहता है, भ्रूणावस्था में रहता है, समान आकार। भ्रूण की पहचान से सीधा सवाल, पिन के हेड के समान मानव के शिशु के जो भ्रूण होता है उसकी पहचान का सवाल। ये सीधे सीधे प्रश्न है, एकदम सीधे, जिनको कई बार पूछा गया है। फिर प्रमुख या सभी अंगों का निर्माण हो जाता है।
अंगों का निर्माण हो जाता है। 2 माह तक का गर्भस्थ जो भ्रूण होता है उसमें मनुष्य के सभी अंग प्रकट हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे हाथ, बहुत छोटे छोटे पैर। हालांकि इसका वजन और लंबाई अगर देखेंगे चौंक जाएंगे हम। बायोलॉजी में अगर किसी ने पढ़ रखा है तो अलग बात है, बाकी पहली बार अगर इसके भ्रूण की लंबाई और भार को देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्या ऐसा भी पॉसिबल है। वजन कितना होता है इस अवस्था में वो देखो। वजन 2 ग्राम, मात्र 2 ग्राम का वजन होता है भ्रूण का। लेकिन इसमें देखो कि सभी अंग विकसित हो चुके हैं, मतलब कि कितनी जटिल संरचना के रूप में एक कोष से बहुकोषीय बन रहे, एक कोशिका से बहुकोषीय के बच्चे बन रहे। वजन 2 ग्राम रहता है और लंबाई रहती है 1.5 इंच। लंबाई रहती है 1.5 इंच। बहुत ही छोटा आकार है ये भी, लेकिन इसको आंखों से देखा जा सकता है। इससे पूर्व की जो भ्रूणावस्था या पिंडावस्था, डिंबावस्था जो थी, या पहली की पहली अवस्था थी, उपावस्था, उसके अंदर बालक की पहचान नहीं हो सकती थी। उसको बिना किसी भी मेडिसिन उपकरण के देखा नहीं जा सकता, टेलीस्कोप के बिना इसका जो है पहचान नहीं हो सकती। तो भ्रूणावस्था की शुरुआती विशेषताएं कितनी है, तो प्रश्न जो है यहां से है, प्रश्न यहां से है, प्रश्न यहां से है, यहां से भी और यहां से भी। जितने प्रश्न जहां से बन सकते हैं उतनी शॉर्ट में हमने चर्चा की है, ताकि हम आगे की अवस्थाओं तक भी जा सकें और आप कम से कम कंफ्यूज हो। इसके अलावा इस अवस्था के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को मैं आगे लिखता हूं। क्योंकि इस अवस्था के अंदर मानव के सभी अंग प्रत्यंग विकसित हो जाते हैं, तो इन अंगों के निर्माण किया, अंगों के विकसित होने का जो क्रम है उसको हमें बहुत बढ़िया से समझना होगा। और उसके लिए मैं आगे जो बात लिखता हूं उस पर ध्यान दो। भ्रूणावस्था में भ्रूण का विकास 3 परतों में होता है। भ्रूण का विकास 3 परतों में होता है, 3 चरणों में होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि एक परत का निर्माण होने के बाद दूसरी परत का निर्माण होता है, ये 3 अलग अलग ही परतें चलती रहती है। पहली परत के निर्माण का आधा हो जाने के बाद दूसरी परत का निर्माण भी शुरू हो जाता है। कैसे होता है, तीनों परतें हमने को आगे पढ़नी। भ्रूणावस्था में भ्रूण का विकास 3 परतों में होता है। अब तीनों परतों के नाम मैं पहले लिख देता हूं, फिर और उसको आगे पढ़ेंगे कि भ्रूणावस्था में 3 परतें जो होती है कौन सी होती है, क्योंकि पहली पंक्ति का प्रश्न तो यही है। किस अवस्था के अंदर मानव का 3 परतों के अंदर विकास होता है, तो वो होती है गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था है, गर्भावस्था के दौरान, उसमें भ्रूणावस्था के अंदर 3 परतों में शरीर का विकास होता है। ये परतें होती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म शब्द का मतलब, एक्टो का मतलब बाहरी से होता है, बाहरी परत या प्रथम परत है ये। दूसरी होती है मीसोडर्म। मीसोडर्म, मीसो का मतलब मांसपेशियों से, याद रखें आप। एक्टो का बाहर से, मीसो का मांसपेशियों से। मीसोडर्म। और मीसोडर्म में मध्य परत या मध्यवर्ती परत या द्वितीय परत। और नंबर 3 होती है अंतिम एंडोडर्म। एंडोडर्म, एंडो का मतलब अंत्य होता है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो एंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर, मीसो का मतलब होता है पेशियां, मांसपेशियां, और एक्टो का मतलब होता है बाहर। यानी शरीर का विकास 3 परतों में, 3 चरणों में होता है। सबसे पहले बाहरी अंग प्रत्यंग विकसित होते हैं, फिर अंगों का आधार मांसपेशियां विकसित होती है, और सबसे अंत में शरीर के अंदर के जो नाजुक और जटिल अंग होते हैं, जैसे कि हृदय, किडनी वगैरह, यकृत, इनका परतवार विकास होता है। यहां तक की बात आप समझ लें, उसके बाद में नेक्स्ट पीपीटी पे आपको इन बातों को समझाता हूं। एक्टोडर्म परत को, तीनों परतों के अंदर जितने विकास हो रहे हैं, जो जो चीजें बदल रही है, उनको परत दर परत आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां से प्रश्न सीधा बना हुआ भी है पहले और आगे भी बन सकता है। भ्रूणावस्था को न लेते हुए सीधा यह भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर का विकास या मानव का विकास गर्भावस्था के दौरान कितनी परतों में होता है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली परत रहती है नंबर 1 एक्टोडर्म। इसके और क्या नाम हो सकते हैं, बाहरी परत यानी बाह्य परत। और क्या नाम हो सकते हैं, प्रथम परत। परत का मतलब आप चरण से लेंगे, फर्स्ट फेज में जो भ्रूण का विकास होता है, मानव भ्रूण विकसित होता है,
उसकी पहली परत जो है वो है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के अंदर सीधा सीधा शब्द आप बाह्य पकड़ेंगे कि एक्टो का मतलब बाह्य, ताकि आपको आगे समझने में कोई समस्या नहीं आई। एक्टो का मतलब बाह्य। अब इस परत के अंदर किन किन चीजों का विकास होता है, किन किन अंग प्रत्यंगों का विकास होता है, उनको आपको याद रखना है। सबसे पहले एक्टोडर्म के अंदर विकसित होता है स्नायु मंडल। स्नायु मंडल का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। सवाल बन सकता है कि सबसे पहले मानव शरीर में कौन से तंत्र का विकास होता है, तो स्नायु तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका संस्थान, नाड़ी संस्थान, तंत्रिका या नाड़ी संस्थान। इससे हम संवेदनाएं महसूस करते हैं। शरीर का वह तंत्र जो मस्तिष्क तक शरीर की स्पर्श संवेदनाएं इत्यादि पहुंचाता है, उसको कहते हैं स्नायु तंत्र। और स्नायु तंत्र से हमारे मस्तिष्क के जो मैसेज है, जो आदेश हैं, वो शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचते हैं। फिर इसके अंदर किसका विकास होता है, त्वचा का। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है और इसका विकास एक्टोडर्म के अंदर यानी बाह्य परत में होता है। त्वचा के अलावा नाखून, दांत। क्या जन्मजात दांत लेकर पैदा होता है बच्चा, तो ऐसा नहीं है, लेकिन दांतों की जो जड़ें होती है, दांतों का जो आधार या फाउंडेशन होता है, वो जन्मजात होता है बच्चे में। बालों का फाउंडेशन, कई बच्चे जन्मजात एकदम गंजे पैदा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें बाल है नहीं। उनकी त्वचा के अंदर बालों की संरचनाएं विकसित ऑलरेडी हो चुकी है। और वो कब हो चुकी है, तो 2 महीने से पहले, जब उसकी आयु भ्रूण के अंदर 2 सप्ताह से 2 माह थी, उसी दौरान उसके अंदर ये अंग बन चुके थे, बहुत अर्ली एज के अंदर। त्वचा, नाखून, दांत, नाक, और क्या कह सकते हैं, खोपड़ी यानी कि मस्तिष्क। खोपड़ी का जो खोल है वो सबसे पहले विकसित होता है, क्योंकि इस अवस्था में जो है बच्चे का विकास आकार जो पिन के हेड के समान था, वो तो हम देख ही चुके हैं। पिन के हेड का मतलब है सिर। तो इस अवस्था में मस्तिष्क का विकास भी होने लगता है। अब इसके अलावा कोई बाहरी अंग जो कि शरीर के ऊपर वाले हिस्से में है, जैसे कि कान, ऐसा कोई एकाध अंग छूट भी सकता है हमसे, लेकिन आपको ये समझ अच्छे से रखनी है कि बाहर दिखने वाले जितने भी अंग होते हैं, उनका निर्माण जो है एक्टोडर्म परत के अंदर, बाहरी परत के अंदर या प्रथम परत के अंदर हो जाता है। यहां से सवाल पूछते हैं कि त्वचा का विकास मानव विकास के या भ्रूण के विकास की कौन सी परत के अंदर होता है, तो बाह्य परत, प्रथम परत या एक्टोडर्म के अंतर्गत होता है। नंबर 2, कौन सी परत हमने पढ़ी थी, वो थी मीसोडर्म। मीसोडर्म या इसको कहते हैं मध्य परत, मध्य परत या फिर कहते हैं द्वितीय परत। द्वितीय परत, द्वितीय परत के अंदर या दूसरी परत के अंदर मीसो से आपको समझना है मांसपेशियां। बहुत बढ़िया से आप ट्रिकली इसको याद कर सकते हैं। मीसोडर्म का अर्थ है शरीर की मांसपेशियां। पहली चीज तो मीसोडर्म में क्या विकसित होती है, मांसपेशियां विकसित होती है। और दूसरी क्या चीज विकसित होती है, तो मांसपेशियां व आंतरिक अंगों का आधार। आंतरिक अंगों का आधार। साथियों, शरीर के अंदर जितने भी नाजुक अंग होते हैं, प्रत्येक अंग को आधार प्रदान करने के लिए प्रोटीन इकट्ठा होता है। जैसे हृदय के आसपास के हिस्से जो है बड़ी नजाकत से नाजुक बनाए जाते हैं, वरना हृदय सीधा का सीधा हड्डियों से टच नहीं हो जाता। इसलिए ये जो होता है प्रोटीन का आधार निर्मित होता है। तो ये अन्य अंगों का आधार पहले बनता है और बाद में अंदर के अंग विकसित होते हैं। चूंकि पहले सुरक्षा कवच जरूरी है, वरना अंदर के अंग जितने भी होते हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, और अगर उनके पहले सुरक्षा परत उनको ना दी जाए तो वो फिर सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए पहले अंगों का निर्माण जो है परत का निर्माण, और उसके बाद लास्ट वाला जो एंडोडर्म है उसके अंदर आंतरिक अंगों का निर्माण होता है। नंबर 3, आंतरिक अंगों में मस्तिष्क का विकास सबसे पहले शुरू हो चुका है एक्टोडर्म में। अब मस्तिष्क का विकास उस अवस्था में भी होगा, मस्तिष्क का आकार जो है इस अवस्था में भी डेवलप होता रहेगा, क्योंकि मस्तिष्क एक बहुत जटिल संरचना है और इसका विकास धीरे धीरे होता रहता है। तीसरी और अंतिम परत है एंडोडर्म। एंडोडर्म, एंडोडर्म में फिर आपको पकड़ना है कि एंडो का मतलब होता है अंदरूनी परत या अंदर का विकास। अंदरूनी
परत, बाह्य परत, मध्य परत, अंदरूनी परत, और एंडोडर्म वैसे नंबर के हिसाब से तृतीय परत। अब अगर मैं सीधा सीधा सवाल आपसे पूछूं कि मानव शरीर के अंदर सर्वप्रथम किन अंगों का विकास होता है, तो जवाब होगा बाहरी अंगों का विकास। या मानव शरीर के जटिल अंदरूनी अंगों का विकास किस परत में होता है, तो यह विकास होता है आखिरी परत के अंदर। अब आखिरी परत के अंदर एंडोडर्म में कौन से अंग? अंदरूनी अंग। एक शब्द में ये बाह्य अंग, बाह्य अंग, मीसोडर्म में मांसपेशियां और शरीर का आधार, एंडोडर्म के अंदर अंदरूनी अंग। शरीर के अंदरूनी अंग बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, कमजोर होते हैं, इनका विकास तीसरी परत में होता है। अब अंदरूनी अंग कौन से होते हैं? देखो, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के अतिरिक्त उत्सर्जन संस्थान, उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हालांकि किडनी शामिल होता है पर अलग से लिख लेते हैं, किडनी का डेवलपमेंट इसमें होता है। हृदय, हालांकि रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। हृदय, हृदय का विकास भी एंडोडर्म में। हृदय के अलावा वृक्क, वृक्क तो किडनी हो गया, यकृत, लीवर जो होता है उसका विकास भी एंडोडर्म के अंदर होता है। इसके अलावा भी शरीर के अंदरूनी हिस्से में अगर कोई अंदरूनी अंग होता है, छोटा बड़ा, या कोई ग्रंथि जो शरीर के अंदर के भागों में होती है, उन ग्रंथियों का निर्माण एंडोडर्म में या अंदरूनी परत के अंदर होता है। कारण क्या होता है कि इसी अवस्था तक जाते हुए अंदरूनी अंगों को सुरक्षा मिलने लगती है, और सुरक्षा का काम करता है मीसोडर्म परत के अंदर विकसित हुआ प्रोटीन से बना हुआ आधार और मांसपेशियां। इस प्रकार तीन परतों में भ्रूणावस्था के अंदर मानव का जो शिशु होता है उसका विकास होता है, और फिर वो भ्रूणावस्था से बाहर निकलकर अगली अवस्था में पहुंचते हैं, जिसको कहते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था। दो अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं उपावस्थाओं को, एक है पहली की पहली बीजावस्था, दूसरी है भ्रूणावस्था, और गर्भावस्था की तीसरी उपावस्था यानी आखिरी उपावस्था है हमारे सामने, वो है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु, यहां एक शब्द आया है शिशु, ध्यान दीजिए। मानव के गर्भकाल के दौरान किस आयु में या किस अवस्था में मानव के भ्रूण को या मानव के छोटे बच्चे को शिशु कहा जा सकता है, तो गर्भावस्था की तीसरी उप अवस्था में इसको शिशु कह देते हैं, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब क्यों कह देते हैं? क्योंकि इससे पूर्व की भ्रूणावस्था थी, उसमें मानव का जो भ्रूण था वो मानव के रूप में पहचाना जा सकता है, उसके प्रमुख अंग प्रत्यंग विकसित होने लग चुके हैं, लगभग लगभग उनका आकार लिया जा चुका है। फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था का काल क्या रहता है? तो काल रहता है, पिछली अवस्था किस आयु तक समाप्त हुई थी? तो पिछली अवस्था समाप्त हुई थी 2 माह पर, और यह अवस्था प्रारंभ होगी इससे आगे। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, और समय या अवधि कितना रहता है? तो 2 माह से 2 माह से जन्म तक, यानी करीब 9 माह तक, ये सामान्य है। क्योंकि कुछ बच्चे 9 माह से पहले भी जन्म लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जीवित हो जाते हैं, तब जन्म तक पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। और जन्म होता कितने महीने में मनुष्यों का? तो वो होता है 9 महीने के अंदर। 9 माह में मानव का जो विकास है वो पूरी तरह से हो चुका होता है, तब उसका जन्म हो जाता है। इस अवस्था की सबसे बढ़िया खासियत क्या है? नए अंग नहीं बनते, नए अंग नहीं बनते या नहीं विकसित नहीं बनते, जबकि पूर्व में बने अंगों का विकास होता है। यानी इस अवस्था से पहले 2 महीने की उम्र से पहले ही शिशु के अंदर सभी प्रकार के अंग छोटे छोटे आकार में बन चुके होते हैं। इस अवस्था में सिर्फ और सिर्फ उनका विकास होता है, जबकि पूर्व की अवस्था में निर्मित अंगों का विकास होता रहता है। पूर्व की अवस्था में बने अंग विकसित होते रहते हैं, बने अंग विकसित होते रहते हैं, कोई नया अंग नहीं बनता। पहले के बने हुए जो अंग होते हैं उनमें विकास होता रहता है, परिपक्वता आती रहती है,
मजबूत होते रहते हैं और यही काल इस अवस्था के अंदर चलता है। अब इस अवस्था के अंदर कुछ और विशेष प्रश्न हैं जो पहले सीधे पूछे गए हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। इस अवस्था में हृदय की धड़कन सुनाई देने लगती है। हृदय धड़कन, हृदय धड़कन जन्म से पूर्व मनुष्य के अंदर कब से शुरू हो जाती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। 16 सप्ताह या चौथे माह में, चौथे माह में 16 सप्ताह का जब शिशु हो जाता है तब से उसमें हृदय की धड़कन सुनाई देने लगती है। और जब माता के गर्भ के अंदर बच्चा कोई एक्टिविटी करे और मां को महसूस हो तो उसको कहते हैं फिटल एक्टिविटीज। फिटल एक्टिविटीज कौन करता है? गर्भस्थ शिशु करता है फिटल एक्टिविटी। ये फिटल एक्टिविटी जब हम आगे शैशवावस्था पढ़ेंगे और जब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संवेदी गामक अवस्था पढ़ेंगे तो उसमें हम इनका वापस जिक्र करेंगे कि मनुष्य जन्म के बाद उसका शरीर जो होता है प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, सहज क्रियाएं करता है, प्राकृतिक या स्वाभाविक क्रियाएं करता है जिनका संबंध मस्तिष्क से नहीं होता, मानव की आवश्यकताओं से और प्रकृति से होता है। उनको कहते हैं फिटल एक्टिविटीज, जो कि गर्भस्थ शिशु के अंदर होती है। ये एक्टिविटी शिशु करता है 16 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच शुरू करता है। 24 सप्ताह के बीच, 24 सप्ताह की आयु के बाद तो बड़ी तेज फिटल एक्टिविटीज होती है, माँ बहुत आसानी से इसको महसूस करने लगती है। 16 सप्ताह में चूंकि हृदय की धड़कन सुनाई देने लग जाती है इसलिए फिटल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और 24 माह की आयु तक तो बच्चे, 24 सप्ताह की आयु तक तो बच्चे जो शिशु होता है गर्भ में वो हाथ पैर इत्यादि भी मारने लग जाता है, लात मारता है, या फिर बच्चे के लिए यही सबसे अधिक कहा जाता है कि बच्चे गर्भ में लात मारना इस आयु में शुरू कर देते हैं। फिर देखो आगे एक सेंसिटिविटी है इस उम्र में। 5वें माह के अंत में, 5वें माह के अंत में या 6वें माह के आरंभ में, 6वें माह के आरंभ में, ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग। इसमें गर्भपात की संभावना रहती है, गर्भपात की संभावना। अगर इस अवस्था में बच्चा जन्म लेता है या अंतःकोशीय पर्यावरण से बाह्य कोशीय पर्यावरण में प्रवेश करता है तो बच्चा मर जाता है, जीवित नहीं रहता। यानी मनुष्य अगर अपरिपक्व अवस्था में या पूरा परिपक्व होने से पहले जन्म ले लेता है तो उसको गर्भपात कहते हैं और इस स्थिति में मानव का शिशु जीवित नहीं रहता। यह सेंसिटिव टाइम कब होता है? 5वें महीने के अंतिम दिनों में और 6ठे महीने के आरंभिक दिनों में। इस समय में बच्चा अगर जन्म ले ले तो मर जाता है, इसको कहते हैं गर्भपात की संभावना। ये एक प्रकार का खतरा है। गर्भावस्था के अंदर सबसे खतरनाक टाइम जो होता है वो ये होता है, सबसे अधिक खतरा नवजात को इस दिनों में होता है जो जन्म लेने वाला हो, 5वें माह के अंत में और 6वें माह के आरंभ में। और फिर एक अंतिम बात जो हमको पढ़नी है वो अंतिम बात रहती है कि अगर 7वें माह में मानव शिशु जन्म ले तो वो जीवित रह जाता है। 7वें माह में जन्मा, 7वें माह में जन्मा शिशु जीवित रह जाता है, शिशु जी सकता है, इतना याद रखना आपको, जी सकता है। फिर 7वें 8वें और 9वें माह तक तो उसका पूरा का पूरा जो भ्रूण या शरीर जो होता है बढ़िया से विकसित हो जाता है और फिर वो अच्छे से अगर जन्म ले भी ले तब भी वो जीवित रह सकता है, सलामत और सुखी जी सकता है। इसमें अगर 7वें माह में शिशु जन्म ले ले तो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ चिकित्सकीय मदद लगती है, चिकित्सकीय मदद, यानी कि वेंटिलेटर पर रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे शरीर जो है 9 माह की तुलना में थोड़ा अधिक नाजुक होता है, सेंसिटिव अधिक होता है और इसलिए इस आयु के अंदर जो शिशु जन्म ले लेते हैं उनको हॉस्पिटल में डॉक्टर की नज़र में रखकर उनको सुरक्षा दी जाती है और फिर वो जैसे ही परिपक्व हो जाते हैं वैसे ही उनको वेंटिलेटर से, या फिर क्या कहते हैं उसको, वेंटिलेटर तो बूढ़ों के लिए ऑक्सीजन की कमी के लिए होता है, उनके लिए आईसीयू शब्द का प्रयोग होता है, इमरजेंसी वाला सिस्टम। उसके अंदर डॉक्टर उनको रखते हैं जहां उनको माता के गर्भ में जैसा वातावरण मिलता है वैसा ही वातावरण देने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी मृत्यु ना हो। साथियों, आज के सेशन में हमने बाल विकास की जितनी अवस्थाएं होती है उनका सामान्य वर्गीकरण, आयु सीमा, श्रीमती हरलॉक का
विशिष्ट वर्गीकरण जो बहुत महत्व रखता है, व्यक्तिगत वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण था वो, और उसके बाद गर्भावस्था और उसके दौरान होने वाले तमाम परिवर्तनों को बढ़िया से देखा है। और अगली कक्षा के अंदर से हम शुरू करेंगे बाल विकास की अगली अवस्था यानी कि शैशवावस्था। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे प्रत्येक कक्षा के अंदर आपको एक अवस्था मिलेगी। माना कि इससे अगली सेशन में लेकर आऊं शैशवावस्था, तो शैशवावस्था को पढ़ने, उनकी विशिष्टताएं पढ़ने के साथ साथ शैशवावस्था में विकास प्रत्येक आयाम का किस प्रकार से होता है, वो कक्षाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली, क्योंकि प्रत्येक रीट की परीक्षा के अंदर देखा गया कि 2 से 3 सवाल अवस्थाओं से पूछ लिए जाते हैं कि या तो किसी अवस्था का विशेषण पूछ ले कि जीवन का अनोखा काल कौन सी अवस्था है, समायोजन की चिंता किस अवस्था में रहती, व्यवसाय चुनाव की चिंता किस अवस्था में रहती है, अपराध प्रवृत्ति के नाजुक अपराध प्रवृत्ति के उत्पन्न होने का नाजुक समय कौन सा है। इस प्रकार के तमाम सवाल पूर्व की परीक्षा में पूछे गए। तो इससे आगे के सेशन और स्वयं ये सेशन भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन से भी आपको 1 या 2 सवाल मिलेंगे पूरे रीड के पेपर में, और इससे आगे हम अगली अवस्थाओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में।